हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम एंसेंट हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने 2 बार में रिकॉर्ड किया है। सो फर्स्ट हाफ में आपको वॉइस क्लियर लगेगी, सेकंड हाफ में आपको वॉइस थोड़ी सी डाउन लग सकती है, तो आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, एक बार हम टाइमलाइन के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी स्टोन एज आती है। स्टोन एज के अंदर 3 पीरियड होते हैं, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड देन न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज के अंदर हमें एग्रीकल्चर की नॉलेज हो जाती है, हम एनिमल डोमेस्टिकेशन जान जाते हैं। जब हमें एग्रीकल्चर की नॉलेज हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो विलेज होंगे वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। उन्हें फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर सेटल्ड लाइफ हो जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे जो ये सेटल्ड लाइफ थी वो एक विलेज की फॉर्म ले लेगी एंड देन ये विलेज साइज में इंक्रीज होते चले जाएंगे। उसके बाद हमारी आएगी आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंदर सिटीज़ अमर्ज होंगी, इसके अंदर ट्रेड फ्लरिश करेगा, इधर अर्बन कल्चर दिखेगा हमें, ठीक है। ट्रेड हो रहा है तो वो फीचर अर्बन फीचर होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये आईवीसी डिक्लाइन करती है। जब ये डिक्लाइन करती है तो हम वापस से अर्बन से रूरल की तरफ चले जाएंगे। आईवीसी जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद मेजर चंक चालकोलिथिक एज का आता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ये चालकोलिथिक एज आती है वो बहुत सी जगह न्यूलिथिक के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि चालकोलिथिक एज न्यूलिथिक एज के साथ थी तो उसको हम करेक्ट बोलेंगे। अगर ये आ जाए कि आईवीसी के साथ साथ चालकोलिथिक एज भी थी तो उस स्टेटमेंट को भी हम करेक्ट करेंगे। और ये बोला जाए कि चालकोलिथिक एज आईवीसी के बाद भी थी तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाएगी। जो चालकोलिथिक का मेजर पार्ट होता है वो आईवीसी के बाद स्टार्ट होता है। वो न्यूलिथिक एज में भी थी, आईवीसी के टाइम पर भी थी और आईवीसी के बाद भी थी चालकोलिथिक एज, ठीक है। इसका टाइम पीरियड और देख लेते हैं। जो पेलियोलिथिक थी वो 5 लाख से 10,000 BC के बीच में थी और मीजोलिथिक 10,000 से 6,000 BC के बीच में थी और न्यूलिथिक 6,000 से 1,000 BC के बीच में थी। और जो अपनी आईवीसी थी वो 2600 से लेके 1500 BC के बीच में थी। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये 1000 पर ख़त्म हो रही है और ये 2600 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूलिथिक एज ख़त्म हुई और ख़त्म होते के साथ ही आईवीसी स्टार्ट हो गई और आईवीसी के बाद न्यूलिथिक होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। आईवीसी क्या होगी, अपने पीक पर होगी, लेकिन कुछ कुछ जगह न्यूलिथिक के भी हमें एविडेंस मिलेंगे, उसकी साइट्स अभी भी होंगी, ठीक है। आज हम चालकोलिथिक एज से देखेंगे। जब चालकोलिथिक एज ख़त्म हो जाती है तो हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। वैदिक पीरियड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC के बीच में है और लेटर वैदिक 1000 से 600 BC के बीच का है। 1000 से ही क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि 1000 BC पर हमें आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आयरन से पहले का पीरियड होगा और आयरन के बाद का पीरियड होगा, ठीक है। अब हम अपनी चालकोलिथिक एज को स्टार्ट करते हैं। चालकोलिथिक एज, इस एज को क्या बोला जाता है कि ये मेटल स्टोन एज है। मेटल स्टोन एज यानी कि यहाँ पर हम मेटल का भी यूज़ करेंगे और स्टोन के टूल्स का भी यूज़ करेंगे। पहली बार जो मेटल यूज़ होता है वो कौन सा मेटल होता है, जो पहली बार मेटल यूज़ होता है वो कौन सा मेटल होता है, कॉपर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चालकोलिथिक एज में सबसे पहले जो मेटल का यूज़ किया गया वो कौन सा मेटल था, कॉपर। सो इन सम पार्ट it is confined to pre-Harappan phase and in some part it is part of post-Harappan phase, okay। सो चालकोलिथिक हड़प्पा से पहले भी आती है और उसके बाद में भी होती है, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, यहाँ पर रूरल सेटलमेंट होती है। रूरल सेटलमेंट होगी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस होगा एंड इस टाइम कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे हम, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस। राइस का आप मुझे बताओगे रिवाइज करके कि हमने राइस कहाँ पर पढ़ा था, सबसे पहले वर्ल्ड में राइस कहाँ पर ग्रो किया गया था ये बताओगे, और सबसे पहले वर्ल्ड में कॉटन कहाँ पर ग्रो की गई थी और सिल्वर कहाँ पर यूज़ किया गया था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप ये रिवाइज करोगे। ये सब कुछ हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। और एग्रीकल्चर में क्या चीज़ परफॉर्म करते थे वो, स्लैश एंड बर्निंग। स्लैश एंड बर्निंग क्या होता है कि एक पीस ऑफ लैंड होगा, यहाँ पर पहले
क्रॉप को ग्रो करेंगे, फिर जब उसको यूज़ कर लेंगे तो एरिया को बंद कर देंगे एंड देन वो आगे मूव करेंगे, फिर आगे वो क्रॉप ग्रो करेंगे एंड देन उसको यूज़ करने के बाद उसको फिर से बंद कर देंगे और आगे मूव कर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, एंड यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी होता था। कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते थे? शीप, गोट, काव, बफेलो, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पर कैटल रियरिंग होती थी, कैटल को रियर किया जाता था। ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और कैटल रियरिंग बेस्ड थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो विलेज होते थे वो स्मॉल विलेज होते थे। इन विलेजेस में जो हाउसेज होते थे वो मड के बने होते थे, मड ब्रिक के होते थे, याद रखना, मड ब्रिक, बर्न ब्रिक का यूज़ नहीं होता था, ये चीज़ याद रखना। और बर्न ब्रिक कहाँ का फीचर था ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। हम लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं इस चीज़ को। और जो हाउस होते थे वो राउंड शेप के होते थे या फिर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। ओके, नेक्स्ट हम पोट्रीज देखते हैं कि कैसे पोट होते थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ब्लैक एंड रेड वेयर होते थे और कैसे बनाए जाते थे? व्हील का यूज़ करके बनाए जाते थे। तो हम बोल सकते हैं कि व्हील्ड पोट्री होती थी। प्लस इसके साथ क्या होता था, जो पोट्स होते थे उन पर वाइट लाइन से पेंट किया जाता था। कोई पोट है ऐसे, उन पर वाइट लाइन बना दी जाती थी, ठीक है, ऐसे पोट्स होते थे। इस वक्त भी हमें हॉर्स की नॉलेज नहीं थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओगे जो आईवीसी है, आईवीसी के टाइम पे जो पशुपति सील हमने पढ़ी थी, उस पशुपति सील के अराउंड कौन से एनिमल्स थे, आप ये बताओगे मेरे को, ठीक है। यहाँ पर हॉर्स की नॉलेज अभी भी नहीं थी। और यहाँ का जो रिलीजन था वो कैसा था? सिंपल रिलीजन था। यहाँ पर आइडल वर्शिप की जाती थी, मूर्ति की पूजा की जाती थी, ठीक है। दूसरा, ये लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट को मानते थे। यानी कि अगर कोई इंसान मर गया तो उसकी जो डेड बॉडी होती थी उसको बरी कर दिया जाता था और उसके साथ उसके लिए कुछ सामान भी बरी किया जाता था। उनका ये मानना था कि जो डेथ है उसके बाद भी कोई लाइफ होती है, तो ये जो सामान हम उनके साथ बरी कर रहे हैं वो उनका यूज़ कर लेंगे उस लाइफ में, ठीक है। तो हम ये बोलते थे उनका ये एक रिलीजन बिलीफ था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ के लोग ऑर्नामेंट्स का भी यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स कैसे होते थे, किस चीज़ के बने होते थे? बीड्स, शेल, स्टोन एंड बोन। तो हम इस चीज़ को देखकर ये बोल सकते हैं कि यहाँ की जो सोसाइटी होगी वहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। कैसे कि कुछ लोगों के पास तो बीड्स के भी ऑर्नामेंट्स थे लेकिन कुछ लोग बोन के ही ऑर्नामेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। इसके साथ साथ ना कुछ और छोटे छोटे कल्चर्स आए हैं, तो हम बोलते हैं कि कुछ सब कल्चर इवोल्व हुए हैं। कौन कौन से सब कल्चर इवोल्व हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पहला हम देखते हैं आहार कल्चर। आहार कल्चर या उसका दूसरा नाम है बानस कल्चर। बानस कल्चर देख के क्या आपको लग रहा है कि ये बानस रिवर के आसपास पाया जाएगा? तो ये बानस रिवर पर पाया जाता था, उसके आसपास। इसकी लोकेशन कहाँ थी? उदयपुर, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर हमें राइस का एविडेंस मिला है, राइस एविडेंस। प्लस हमें ये भी पता लगा कि यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की जाती थी। फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती हैं, घर के या विलेज के आसपास बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती थी, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती होगी ये। नेक्स्ट सब कल्चर देखते हैं हम, कायथा कल्चर। कायथा कल्चर कहाँ पर पाया जाएगा? ये चंबल रिवर के आसपास पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका रीजन कौन सा था? उज्जैन, एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट सब कल्चर देखते हैं हम, मालवा कल्चर। मालवा कल्चर कहाँ पाया जाएगा? नियर नर्मदा रिवर, ठीक है। इसकी जो साइट्स हैं वो कहाँ पर पाई जाएगी? नवदोतोली, ईरान, नागड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब कल्चर देखते हैं, जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर कहाँ पाया जाएगा? ऑल ओवर महाराष्ट्र, एक्सेप्ट ये कोस्टल एरिया में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पूरे महाराष्ट्र में पाया जा रहा है लेकिन महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप। और इसकी साइट्स कौन सी होगी? इंपॉर्टेंट साइट्स, इनामगांव एंड दैमाबाद। हम दैमाबाद लास्ट वीडियो में भी पढ़ के आए हैं
ये आप बताओगे हमने कहाँ पर पढ़ा है, IVC में पढ़ी हमने ये, और आप इसकी इंपॉर्टेंस बताओगे मुझे। सो इन सब कल्चर्स को देखकर हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये जो भी सब कल्चर थे हमें किसी ना किसी रिवर के आसपास पाए जा रहे हैं। जैसे आहार हमें बानस रिवर के पास पाए जा रहे हैं, कायथा हमें चंबल रिवर के पास पाया जा रहा है, मालवा नर्मदा रिवर के पास पाया जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चालकोलिथिक एज थी कि ये रिवर के आसपास पाई जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। जो ये कल्चर बताएं ये वाली साइट्स तो हैं ही, बानस कल्चर है तो बानस रीजन हो गया, कायथा रीजन हो गया, ठीक है, नवादोती हो गया, ईरान हो गया, नगोड़ा हो गया, इनाम गांव, दैमाबाद, ये साइट्स तो आई। इसके अलावा कौन सी है, चिरांद, सेनूर, जिलुंद, नासिक, भाई महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं तो नासिक भी होगा, ठीक है, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल, नवेशा एंड प्रभास पाटन। ओके, अब देखो ये चीज़ हम पहले भी याद कर चुके हैं, ये 3 साइट हमने कहीं और भी देखी है, ब्रह्मगिरी, मस्की और पिकलीहाल। इसको आप मुझे बताओगे कि हमने कहाँ पर देखी थी। ठीक है, मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, और इसको याद करने की भी ट्रिक देखी थी कि मुझे भ्रम हुआ कि मुझको मक्खी ने काटा और उसने मेरा खून पी लिया पूरा। ठीक है, आप मुझे बताओगे ये चीज़ें। सो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था चालकोलिथिक एज का। देखो चालकोलिथिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको फास्ट कवर कर दिया। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या देखिए हमने, चालकोलिथिक एज देखी, उसको हम मेटल स्टोन एज बोलते हैं। पहला जो मेटल यूज़ किया वो कौन सा था, कॉपर था। कुछ पार्ट में ये हड़प्पा से पहले स्टार्ट हो जाती, कुछ पार्ट में हड़प्पा के बाद की भी फेज़ थी। तो इसको ये बोल सकते हैं कि ये हड़प्पा से पहले भी थी, हड़प्पा के जब हड़प्पन कल्चर चल रहा था तब भी ये एग्जिस्ट करती थी, और उसके बाद भी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इधर रूरल सेटलमेंट देखने को मिलती है। जो इकोनॉमी है वो लार्जली एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग थी। क्रॉप्स हम ग्रो करते थे कौन कौन सी, वीट, बार्ले, राइस एंड पल्स। यहाँ पर हम स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर फॉलो करते थे। एनिमल का डोमेस्टिकेशन जानते थे, जैसे शीप, गोट, काउ, बफेलो, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कैटल रियरिंग की जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे विलेजेस थे, और जो ये हाउसेस थे वो मड ब्रिक के बने हुए थे। ये याद रखना, बन ब्रिक के नहीं थे। ठीक है, राउंड होते थे हाउस और रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। जो पॉटरी होती थी वो ब्लैक एंड रेड वेयर होती थी, व्हील्स की हेल्प से बनाई जाती थी, और जो पॉटरी होती थी उन पर वाइट लाइन की स्ट्रिप्स होती थी, वाइट लाइन का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर हॉर्स अब तक हमें नहीं मिले हैं। हम इसके रिलीजन को देखें तो सिंपल था, आइडल वर्शिप की जाती थी, मूर्ति की पूजा की जाती थी। ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट को भी मानते थे। यहाँ पर ऑर्नामेंट का भी यूज़ किया जाता था। जो ऑर्नामेंट होते थे वो बीड्स के बने होते थे, शेल के बने होते थे, स्टोन के बने होते थे, और पोन्स के बने होते थे। ये चीज़ देखकर हमें पता लगता है कि जो लाइफ होगी, जो सोसाइटी होगी, वहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। उसके बाद हम कुछ सब कल्चर देखते हैं। एक तो बड़ा कल्चर होगा, लेकिन उस बड़े बड़े कल्चर में अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर इवोल्व हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम आहार कल्चर और बानस कल्चर। नाम से ही पता लग रहा है कि ये राजस्थान वाले एरिया में पाई जाएगी, उदयपुर साइड में बानस रिवर पर पाई जाएगी। यहाँ पर हमें राइस का एविडेंस मिलता है और फोर्टिफिकेशन के एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद कथ्या कल्चर देखते हैं, ये चंबल रिवर के पास पाया जाएगा। ठीक है, और उज्जैन में। उसके बाद मालवा कल्चर देखते हैं, ये नर्मदा रिवर पर पाया जाएगा। इसकी साइड कौन सी है, नवादोतली, ईरान और नगड़ा। उसके बाद जोरवे कल्चर देखेंगे, ऑल ओवर महाराष्ट्र पाया जाएगा। कौन से एरिया को छोड़कर, कोस्टल लाइन को छोड़कर। ठीक है, इसकी साइड्स कौन सी है, इनाम गांव और दैमाबाद। ये चीज़ देखकर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी चालकोलिथिक एज थी वो रिवर के आसपास ही ग्रो करी हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं, जैसे चिरान, सेनूर, गिलुन, नासिक, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल, नवेशा, प्रभासपतन। ये साइट्स देखकर हम आपको ये याद आ रहा होगा कि इनमें से बहुत सी ऐसी साइट है जो हम हड़प्पन पीरियड में या न्योलिथिक पीरियड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन साइट्स को भी देखकर ये पता लग रहा है कि ये हड़प्पा से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, हड़प्पन टाइम में भी एग्जिस्ट करती थी, और उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये अपना चालकोलिथिक एज था। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की टाइमलाइन क्या है, 1500 BC से लेकर 600 BC। ठीक है, अब हम एक स्टोरी देखते हैं।
जब हमारे यहाँ पर IBC चल रहा था तो हमारे इंडिया में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट की साइड से कुछ लोग आए, हम उनको बोलते हैं कि आर्यंस आए हैं। कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में सेंट्रल एशिया से कुछ आर्यंस आते हैं, और जो ये आर्यंस होते हैं ये क्या होते हैं? सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं। ठीक है, ये कहाँ से आती है? सेंट्रल एशिया से आई है। अब ये चीज़ देखो, कोई इंसान इतनी दूर से आ रहा है तो पैदल चल के तो नहीं आया होगा, वो क्या लेके आते हैं अपने साथ? हॉर्सेस लेके आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हॉर्सेस कहाँ पर पाए जाते हैं? कौन से पीरियड में? वैदिक पीरियड में पाए जाते हैं। कौन लेके आए हैं? आर्यंस लेके आए हैं। उससे पहले हमने ना तो हॉर्सेस IBC में देखे हैं, ना ही चालकोलिथिक एज में देखे, और ना ही उससे पहले देखे हैं। ठीक है, ये जो आर्यंस होते हैं ये 2 वेव में आते हैं। एक तो पहले ही आ जाते हैं, जब पहले यानी कि एक तो 1500 से पहले आते हैं, एक 1500 के बाद आते हैं। ठीक है, जो 1500 से पहले आते हैं वो क्या करते हैं? मिक्स हो जाते हैं। हमारे यहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल थे ना, उनके साथ ये मिक्स हो जाएंगे। जब ये इंडिजीनियस लोगों के साथ मिक्स हो गए तो इनको बोला गया दासाज। और जो 1500 के बाद आए हैं वो हमारे कल्चर के साथ मिक्स नहीं हो पाए। वो आएंगे तो वो ये चाहेंगे कि हमारा कल्चर डोमिनेंट हो, हम डोमिनेंट हो। ठीक है, तो ये जब आते हैं तो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आते हैं। तो ये याद रखना, 2 वेव में आए थे। एक 1500 से पहले आए, वो मिक्स हो गए तो इनको दासाज बोला गया, और जो 1500 के बाद आए वो अपना कल्चर अपने साथ लेके आए। ये चाहते थे कि हमारे ही कल्चर को फॉलो किया जाए। ओके, तो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर अब कौन कौन से लोग पाए गए? एक तो दासाज पाए गए, वो आर्यंस जो 1500 से पहले आए, और वो इंटरमिक्स हो गए हमारी इंडिजिनियस पॉपुलेशन के साथ, उनके साथ उन्होंने मैरिज कर ली। दूसरी जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? दस्यूज। दस्यूज कौन थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी। ओके, उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी थी वो कौन थे? आर्यंस थे, जो 1500 के बाद आए हैं। ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो आर्यंस थे, ये आर्यंस हॉस्टाइल थे, किनको लेकर? दस्यूज को लेकर। जो यहाँ की इंडिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी उनको लेकर ये क्या थे? हॉस्टाइल थे। और ये दस्यूज को क्या कहकर बुलाते थे? अव्रत। अव्रत, इसका मतलब जो आर्यंस के गॉड को ना मानते हो। ठीक है, अव्रत। और इनको बोला गया अक्रातु। अक्रातु मतलब जो आर्यंस के वैदिक सेक्रीफाइस, वैदिक रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, उनको क्या बोला गया? अक्रातु। और आर्यंस इनको क्या कहकर बुलाते थे? मिद्रवच। वच बोले तो वाणी, जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज हो। ठीक है, इनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी इसलिए इनको मिद्रवच करके बोला गया। और क्या बोला गया इनको? अनाशा। अनाशा, अनाशा मतलब कि जिनकी डिफरेंट नोज हो। ठीक है, अब ये देखो, जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। जब ये सेंट्रल एशिया से आएंगे तो इनके फिजिकल फीचर्स भी अलग होंगे। इनकी जो नोज होगी थोड़ी पतली होगी, इनका कलर फेयर होगा। ठीक है, तो ये जो आर्यंस थे वो देखते हैं कि यहाँ की जो इंडिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो अलग है, ये थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स है, इनका नाक हमसे अलग है, तो इनको ये अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये जो आर्यंस होते हैं ये लेस हॉस्टाइल होते हैं। किनके लिए? दासाज के लिए। दासाज कौन थे? जो 1500 से पहले जो आर्यंस की वेव आई थी उन लोगों को दासाज बोला गया, तो उनके लिए वो लेस हॉस्टाइल थे। क्यों? क्योंकि ये जो दासाज थे इनके जो कल्चर था और ये जो आर्यन आए इनके कल्चर में सिमिलरिटी थी। बस ये क्या हुआ, इन्होंने क्या किया? इंडिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन के साथ शादी करी। तो जब ये शादी करेंगे तो इनकी जो नेक्स्ट पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी? मिक्स होगी। उनमें आर्यंस के भी कुछ फीचर्स पाए जाएंगे और इंडिया के इंडिजीनियस पॉपुलेशन के भी फीचर्स पाए जाएंगे। तो ये इनको अपने से अलग ही मानते थे आर्यंस, लेकिन ये क्या थे? इनके ही गॉड्स को फॉलो करते थे, इनका ही कल्चर फॉलो करते थे, तो इनके लिए लेस हॉस्टाइल थे। ओके, अब आर्यंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा डोमिनेंस हो, हमारा दबदबा हो। तो ये क्या करेंगे? यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी उनके साथ ये फाइट करेंगे। इनकी जो फाइट होती है किन किन के साथ होगी? अब आप खुद बताओ, यहाँ पर कौन कौन सी पॉपुलेशन पाई गई है?
यहाँ पर दसायूज पाए गए हैं, तो इनकी फाइट दसायूज के साथ होगी और इनकी फाइट खुद में भी होगी, आर्यंस के साथ भी होगी, जो पहले से आए हैं उनके साथ भी होगी, दासाज के साथ भी होगी, ठीक है। और इनकी फाइट पनीज के साथ भी होती है। पनीज क्या होती हैं? पनीज वो होती हैं जो दूसरों की कैटल्स उठा कर लेके जाती हैं, तो कैटल्स के लिए भी लड़ाई होगी। यहाँ पर दसायूज के साथ भी इनकी फाइट होती है। जो दसायूज के साथ इनकी फाइट होती है वो किन किन के बीच में होती है? देवोदासा वर्सेस संभारा। तो इनमें जो देवदासा होते हैं वो आर्यन क्लैन के होते हैं, ठीक है, और ये फाइट जीत जाते हैं। उसके बाद इनकी खुद के बीच में भी लड़ाई होती है। जो इनके खुद के बीच की लड़ाई होती है वो किन किन के बीच में होती है? वशिष्ठ वर्सेस विश्वामित्रा। इस फाइट को दूसरे नाम से जाना जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। इधर जो वशिष्ठा होते हैं ये जीत जाते हैं, ये आर्यन क्लैंस के होते हैं, ये भरत क्लैन के होते हैं, ठीक है। और जो विश्वामित्रा थे वो इनके साथ कौन थे? 5 आर्यन के किंग्स थे और 5 नॉन आर्यन के किंग्स थे, तो इसीलिए इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला गया। ओके, अब सोचो ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ वेपन्स होंगे, तो वेपन में इनके पास क्या थी? स्वॉर्ड थी, ठीक है। तो पहली बार स्वॉर्ड का यूज़ कहाँ पर मिला है? हमें आर्यंस के पास मिला है। इससे पहले हमने आईवीसी पढ़ा था, उसमें स्वॉर्ड्स नहीं थी। और इनके पास क्या होता था? कोट ऑफ मेल, लोहे की बेल यूज़ करते हैं हाथों पेस्ट के सामने ताकि उन पर स्वॉर्ड्स ना लगे, ठीक है। तो वो भी इन्होंने पहली बार यूज़ की थी आर्यंस ने। आईवीसी में भी हमें ये चीज़ नहीं मिली। और ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स थी वो कहाँ पर हुई थी? रावी रिवर के पास। और रावी रिवर का दूसरा नाम क्या था? पुरुषनी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो वैदिक पीरियड था वो 1500 बीसी से 600 बीसी का टाइम पीरियड था। इस टाइम क्या होता? आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से। आर्यंस क्या थे? सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थी। जब वो इतनी दूर से आ रहे हैं तो वो हॉर्स लेकर आएंगे, तो पहली बार हॉर्स का एविडेंस हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। ये 2 वेव्स में आए थे, एक 1500 से पहले, एक 1500 के बाद। 1500 से पहले जो आए उन्होंने क्या करी? इंडिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन के साथ शादी कर ली, इंटरमिक्स हो गए, तो उनको बोला गया दासाज। और जो 1500 के बाद आए वो चाहते थे कि यहाँ पर हमारा दबदबा हो, तो ये अपना कल्चर भी अपने साथ लेके आए थे। 3 तरह की कैटेगरी की पॉपुलेशन मिली। दासाज जो अर्ली आर्यंस थे, 1500 से पहले आए। दस्यूज जो इंडिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी। और आर्यंस, ये आर्यंस वैदिक संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ठीक है। जो ये आर्यंस थे वो हॉस्टाइल थे दस्यूज को लेकर, जो यहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, और इनको ये अलग अलग नाम से बुलाते थे, जैसे आव्रत। आव्रत कौन? जो आर्यंस के गॉड को ना माने। आक्रातु जो आर्यंस के रिचुअल्स को ना करें, क्रातु करना, रिचुअल्स नहीं करते थे। ए लग गया तो नेगेटिव हो गया, यानी कि वो उनके रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते थे। मिद्रवच, मिद्रवच बोले तो डिफरेंट लैंग्वेज। अनासा डिफरेंट नोज, इस तरह के नाम से उनको बुलाते थे। और ये आर्यंस दासाज को लेकर लेस हॉस्टाइल थे, क्योंकि दासाज अर्ली आर्यंस ही तो थे, उनके सेम गॉड होंगे जो आर्यंस के होंगे, वो सेम रिचुअल्स फॉलो करते होंगे जो आर्यंस फॉलो करते हैं, तो ये इनको लेकर लेस हॉस्टाइल थे। ओके, अब ये आर्यंस आते हैं, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, तो इनकी कुछ फाइट्स होंगी। दस्यूज के साथ भी होंगी, पनीज के साथ भी होगी, और इनके आपस में खुद के बीच में भी होगी। दस्यूज के साथ कौन सी फाइट होती है? देवदासा वर्सेस संबारा। जो आर्यंस के बीच फाइट होती है वो किस किस के बीच में होती है? वशिष्ठा और विश्वामित्रा। और इस बैटल को बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जाना जाता है। ये रावी रिवर पर होती है, और रावी रिवर का दूसरा नाम क्या था? परुषणी रिवर, ठीक है। अब ये फाइट कर रहे हैं, यानी कि इनके पास कुछ वेपन्स होंगे, यानी कि ये बोल सकते हैं इनके पास स्पोर्ट्स होंगी, कोर्ट ऑफ मेल होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो आर्यंस थे उन्होंने पहली बार स्पोर्ट्स का यूज़ किया। आर्यंस ही थे जो जिन्होंने पहली बार कोर्ट ऑफ मेल का यूज़ किया। आर्यंस ही थे जो पहली बार हॉर्सेस लेके आए। सो आगे चलते हैं। हम वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वैदिक एज की टाइम पीरियड क्या था? 1500 BC टू 600 BC। इसमें हम 1000 को एक इम्पोर्टेंट डेट की तरह मार्क करते हैं, क्योंकि 1000 पर आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। तो इससे पहले का जो भी पीरियड होगा उसको हम अर्ली वैदिक एज के नाम से जानेंगे। इसके बाद के पीरियड को हम लेटर वैदिक एज के नाम से जानेंगे। अब हम इसकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी कवर करने वाले हैं। हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में ही कवर करेंगे। अर्ली वैदिक एज 1500 BC टू 1000 BCE। लेटर वैदिक एज 1000 BCE टू 600 BCE। सबसे पहले हम जियोग्राफी देखते हैं, ये एरिया कहाँ तक फैला हुआ था। अर्ली वैदिक एज का जो एरिया था
वो घाघर और हाकरा रिवर तक ही कन्फाइन था, इंडस और इंडस की रिवर्स के अराउंड, ठीक है। लेकिन वही लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी हो गई थी 1000 पे। अभी तक ये वाले एरिया तक हम कन्फाइन थे। अब क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी हो गई। आयरन की डिस्कवरी के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट थे उनको हम क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं और हम ईस्टर्न साइड मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका जो जियोग्राफिकल एक्सटेंड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ कहाँ तक हो जाएगा, साउथ में सतपुरा एंड विंध्यास तक, ईस्ट में एज ऑफ बंगाल, ठीक है। लेटर वैदिक एज का ये जियोग्राफिकल एक्सटेंट था, ठीक है। अब हम देखते हैं सोशल लाइफ कैसी थी यहाँ की। यहाँ पर लोग कैसे थे, ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, सेमी नोमैडिक थी। यहाँ की जो ट्राइब थी उसको क्या बोला जाता था, जन। तो हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहले क्या होएगा, कुल आएगा। कुल किसको बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जब कुल मिल जाएंगे तो वो ग्राम की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और जब बहुत सारे ग्राम मिल जाएंगे तो वो विशु बना लेगा, और जब बहुत सारे विश मिल जाएंगे तो वो जना की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो कुल को हम फैमिली बोलेंगे, और बहुत सारी फैमिली जब मिल जाएगी तो उसको ग्राम बोल देंगे। ग्राम का पर्पज़ क्या होता है, इसको फाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। इस टाइम क्या होता था, जो किंग होता था उसकी कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, और अगर कभी कोई वॉर हो गई तो किंग के पास तो आर्मी नहीं है, तो वो ग्राम से कांटेक्ट करता था, और यहाँ के जो लोग होते थे उसको फाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। कुल के जो हेड होते थे उसको कुलब बोला जाता था या कुलपति बोला जाता था, और हमारी जो जना थी वो लार्जेस्ट यूनिट थी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थी, कौन कौन, सबसे पहले क्या होते थे, पुरोहित होते थे, पुरोहित को बोला जाता था प्रीस्ट। देन सेनानी, ये इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थी, ये आर्मी हेड होते थे। उसके बाद ग्रामीणी होते थे। ग्रामीणी कौन होते थे, लीडर ऑफ विलेज या ग्राम, विलेज के जो हेड होते थे उनको ग्रामीणी बोला जाता था। और यहाँ की जो सोसाइटी होती थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यहाँ पर क्या होता था कि जो डॉटर होती थी वो डिज़ायरेबल नहीं थी, नो डिज़ायर फॉर डॉटर। लेकिन अगर डॉटर हो भी जाती थी तो उसकी एजुकेशन के साथ फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। और जो वीमेन होती थी, वीमेन की भी इम्पोर्टेंट पोजीशन थी इस टाइम तक, और उसके पास राइट था अपने हस्बैंड को चूज़ करने का, ठीक है। और इस टाइम हम देखते हैं कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं थी, नो चाइल्ड मैरिज, ठीक है। और इस वक्त तक कोई भी पर्दा सिस्टम भी नहीं होता था, नो पर्दा सिस्टम। और यहाँ पर कुछ कुछ जगह विडो रीमैरिज के भी साइन देखे गए हैं। विडो रीमैरिज में कौन सी मैरिज होती थी, नियोग मैरिज होती थी। नियोग मैरिज के अंदर क्या होता था, जो भी डिजीज हस्बैंड होता था उसका जो छोटा भाई होता था उसके साथ शादी कर दी जाती थी विडो की। इस टाइम तक कोई भी अनटचेबिलिटी भी नहीं थी, नो अनटचेबिलिटी, ओके। जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी जिनके पास क्या होती थी, काउज होती थी, कैटल्स होती थी, उनको क्या बोला जाता था, पनीज बोला जाता था, ओके। और यहाँ पर कोई भी गोत्रा का भी सिस्टम नहीं आया था अभी तक। यहाँ पर सोसाइटी में लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी थे, और वो डिफरेंसेस किस वजह से थे, उनके कलर के बेसिस पे थे, वर्ण के बेसिस पे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दासाज, दस्यूज, अव्रत, अनाशा, अक्रातु, ये सारी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। और अर्ली वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम होता था वो किस बेसिस पर होता था, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होता था, ठीक है, ना कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं होता था। सो ये अर्ली वैदिक सोसाइटी थी। अब हम लेटर वैदिक एज की सोसाइटी देखते हैं, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी। यहाँ पर वर्ण सिस्टम आ गया था। इसमें सोसाइटी में जो लोग थे वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा,
ब्राह्मण्स कौन थे? जो रिचुअल्स की प्रैक्टिस करते थे, इनके पास वेदास की नॉलेज होती थी। और क्षत्रियाज कौन होते थे? ये वॉरियर क्लास होती थी। वैश्याज कौन होते थे? ये ट्रेडिंग कम्युनिटी होती थी जो सोसाइटी में ट्रेड करती थी। उसके बाद जो शूद्रा होते थे ये लास्ट में आते थे और ये शूद्रा इन तीनों को सर्व करने का काम करते थे। ये याद रखना, जो शूद्रास थे ये अनटचेबल्स नहीं थे, ये अनटचेबल्स नहीं थे। अनटचेबल्स कौन होते थे? दस्युज होते थे। दस्युज कौन होते थे? जो हमारी इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन थी वो लोग अनटचेबल्स माने जाते थे। ये शूद्राज अनटचेबल्स नहीं थे, क्योंकि जो वन में जो लोग डिवाइड थे ये कौन थे? ये दसाज थे। ये वो लोग थे जो फर्स्ट वेव में आए थे इंडिया में। ये फर्स्ट वेव ऑफ आर्यन थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे? आर्यंस के रिचुअल्स को फॉलो करते थे। तो जो ये शूद्रा होते थे इनको अनटचेबल्स नहीं माना जाता था। अनटचेबल्स कौन होते थे? दसायूज, जो यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, ठीक है। इस टाइम जो सोसाइटी थी वो रिजिड हो गई थी और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया था आश्रम का। आश्रम, 4 तरह के आश्रम बताए गए थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंदर क्या होता था? ये वो वाली स्टेज थी जिसमें आपको नॉलेज अटेन करनी थी। नॉलेज अटेन करने पर फोकस करना था, अपनी एजुकेशन पर फोकस करना था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आ जाता था, जहाँ पर हम क्या करते थे? मैरिज अलायंस करते थे, यूनियंस बनाते थे, अपनी फैमिली में प्रोक्रिएशन करते थे, ठीक है। उसके बाद वानप्रस्थ आ जाता है। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें कहाँ जाना है? वानप्रस्थ, फॉरेस्ट की तरफ जाना है। फैमिली लाइफ है उससे थोड़ा दूर होना है। उसके बाद सन्यासी। सन्यास के अंदर क्या होता है? वर्ल्डली प्लेजर को बिल्कुल ही हम छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये आश्रम का कॉन्सेप्ट आया। लेटर वैदिक एज में सेक्रीफाइस पर बहुत ज़्यादा फोकस होने लग गया था, ठीक है। अब सेक्रीफाइस कौन करवाएगा? सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ रिचुअल्स करने होंगे और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे उनकी भी पावर इंक्रीज हो गई थी, उनका भी जो प्रेस्टीज है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। और इस टाइम गोत्रा का कॉन्सेप्ट आ गया था। गोत्रा का कॉन्सेप्ट क्या होता था? देखो एक बार मैं समझा देती हूँ। एक बड़ा सा विलेज है, इस विलेज में बहुत से छोटे छोटे एरियाज होते थे। तो इनमें क्या होता था? जो लोग यहाँ पर आकर अपनी काउज को, अपनी कैटल्स को बांधते थे तो उनको बोलते थे कि वो एक गोत्र के लोग हो गए, और यहाँ के लोग अलग शेड के अंदर अपनी कैटल्स को बांधते थे तो ये अलग गोत्र के लोग हो गए। तो इधर से हमें गोत्र का कॉन्सेप्ट आया था। और इस टाइम जो विमेन थी उनकी कंडीशन भी डिग्रेड होने लग गई थी, उनकी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विमेन थी जिन्होंने एजुकेशन ली। कुछ फीमेल स्कॉलर्स थी। कौन कौन? ये याद रखना, गार्गी, मैत्रा, कात्यायनी। विमेन की पावर डिक्लाइन हो गई थी, ना ये कोई पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकती थी और ना ही ये रिचुअल में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इसके अलावा यज्ञ का कॉन्सेप्ट आ गया था। कुछ भी इम्पोर्टेंट काम होते थे तो यज्ञ करवाए जाते थे। इन यज्ञ को कौन करता था? ब्राह्मण्स करते थे। कुछ फेमस एग्जाम्पल है जैसे राजसूय यज्ञ, वजप्य, अश्वमेध। राजसूय यज्ञ कब करवाया जाता था? जब किसी किंग को चुना जाता था, उसको चेयर पर बैठाया जाता था तो राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ क्या करता था कि एक राजा होता था, वो अपने अश्व को, अपने घोड़े को छोड़ देता था और जिस जिस एरिया में वो घोड़ा जाता था वो एरिया उस राजा की टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट हो जाता था। और जहाँ पर भी उस हॉर्स को रोक लिया जाता था वहाँ पर फिर क्या होता था? ये राजा फाइट करता था उसके साथ, ठीक है। तो ये अश्वमेध यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता था? ये एक तरह की चैरिट रेस होती थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज भी होने लग गई थी, ये ध्यान रखना है हमें। सो ये हमारी अर्ली वैदिक सोसाइटी थी और लेटर वैदिक सोसाइटी थी। अब हम इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी में जो इनका मेन ऑक्यूपेशन होता था वो क्या होता था? कैटल रेयरिंग होता था, ठीक है। ये सोसाइटी कैसी थी? पेस्ट्रल सोसाइटी थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होती थी लेकिन एग्रीकल्चर सेकेंडरी थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो कैटल होती थी उसको वेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता था। जिसके पास ज़्यादा कैटल होगी वो उतना ही ज़्यादा वेल्दी होता था। जो वेल्दी इंसान होता था उसको क्या बोला जाता था? गोमत, वेल्दी मैन, क्योंकि इसके पास बहुत सारी कैटल्स होती थी। यहाँ पर अभी तक कोई भी
प्राइवेट प्रॉपर्टी का एविडेंस नहीं मिला। अभी तक कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो सबकी बराबर थी, सबके लिए थी, कॉमन प्रॉपर्टीज होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। इस वक्त जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो रेयर था, बहुत कम ट्रेड और कॉमर्स करते थे हम। यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिले हमें, इसका हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है, बट जो कॉइन्स होते थे उन कॉइन्स को क्या बोला जाता था, निष्का, बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जाता था। ओके, इस वक्त तक कोई भी आयरन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का यूज़ करते थे हम। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी थी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे हम, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इस टाइम कुछ क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, कौन कौन सी, मेनली यहाँ पर यावा ग्रो किया जाता था। यावा किसके लिए बोला जाता था, बार्ले। यहाँ पर राइस भी नहीं मिलता था हमें और ना ही कॉटन मिलता था। इस वक्त हम राइस को भी ग्रो नहीं कर रहे थे और कॉटन को भी ग्रो नहीं कर रहे थे। एग्रीकल्चर करते वक्त हम वुडन प्लग का यूज़ करते थे। यहाँ पर कुछ लैंड पाई जाएगी, उस लैंड को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे क्षेत्र। क्षेत्र किसको बोलते थे, कल्टीवेटेड लैंड को, ठीक है। उसके अलावा कृषि होती थी, कृषि कौन सी लैंड को बोली जाती थी, प्लफिंग लैंड को, ठीक है। उसके बाद सीता होती थी, सीता जो लैंड जो किसकी हो, गवर्नमेंट की हो, जो गवर्नमेंट की लैंड होगी उसको सीता बोला जाता था। मेटलर्जी एक्टिविटी होती थी यहाँ पर, कार्ट मेकिंग होती थी, कारपेंट्री होती थी, ठीक है, वीविंग भी होती थी। चैरेट रेस करवा रहे हैं तो चैरेट भी बनते थे यहाँ पर, ठीक है। कुछ मेटल्स जो कॉपर के बने होते थे या ब्रोंज के बने होते थे उनको क्या बोला जाता था, अयास बोला जाता था। इस वक्त तक कोई भी टैक्सेशन सिस्टम इवोल्व नहीं हुआ था, नो टैक्सेशन सिस्टम इवोल्व, प्रॉपर कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। बलि, ये क्या होती थी, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी, कोई वॉलेंटरी अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को या राजा को टैक्स दे देता था, ठीक है, उसको बलि बोला जाता था। ये वॉलेंट्री टैक्स होता था, ओके। ये हमारी अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी थी। अब हम लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी देखेंगे। अर्ली वैदिक एज में मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, कैटल रियरिंग। तो कैटल के लिए ही फाइट होती थी, ऐसा बोला जाता था, बैटल फॉर कैटल। जो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या हो गया था, एग्रीकल्चर हो गया था, ठीक है। हम कल्टीवेशन करते थे प्लफ का यूज़ करके। यहाँ पर मिक्स फार्मिंग की जाती थी। यहाँ पर हम राइस को ग्रो करने लग गए थे और राइस को क्या बोला जाता था, वेरी बोला जाता था। हम वीट को भी कल्टीवेट करने लग गए थे, उसको क्या बोला जाता था, गोदुमा। हम वेजिटेबल ऑयल का भी यूज़ करते थे, वेजिटेबल ऑयल को क्या बोला जाता था, टीला। शुगर केन का भी कल्टीवेशन करने लग गए थे, शुगर केन को क्या बोला गया, इक्शु। अब यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, तो आयरन को क्या बोला जाता था, कृष्ण अयास या फिर श्याम अयास। बहुत से अलग अलग मेटल्स का यूज़ होने लग गया था, फॉर एग्जांपल टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रोंज। यहाँ पर ट्रेड इंक्रीज हो गया था। जब ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा तो ट्रेड किस चीज़ का फीचर होता है, अर्बन सोसाइटी का फीचर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अब हम अर्बन सोसाइटी की तरफ जाना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। ट्रेड होगा तो ट्रेड को भी कोई करता होगा, तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होते थे, उन ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को क्या बोला गया, गिल्ड बोला गया। ट्रेड के अंदर जो एक्सचेंज होता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू सुंदर सुंदर पोर्ट्स बनाने लग गए थे। तो ये जो पोर्ट्रीज थी वो कौन सी हो गई थी, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर पोर्ट्री हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर टैक्स कलेक्शन होने लग गया। अभी भी प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं आया है, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं आया, बट जो हम पहले जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको बलि बोलते थे अर्ली वैदिक सोसाइटी में, वो वॉलेंट्री होता था। लेकिन इस टाइम जो टैक्स हो गया था वो मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। और ये टैक्स कौन देता था, किसको दिया जाता था, संग्रहित्री। एक ऑफिशियल था उसको संग्रहित्री बोलते थे, वो ऑफिशियल टैक्स को कलेक्ट करता था, ये मैंडेटरी था। और आप खुद बताओ टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स सिर्फ और सिर्फ वैश्याज पे करते थे। इस टाइम लैंड हमारी इंपॉर्टेंट हो गई थी। अर्ली वैदिक एज में क्या इंपॉर्टेंट था, कैटल इंपॉर्टेंट थी, इस टाइम लैंड इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर बैटल होगी, किसके लिए, बैटल फॉर लैंड्स। और अर्ली वैदिक सोसाइटी में बैटल किसके लिए होती थी,
बैटल फॉर कैटल। अब हम पॉलिटी देखते हैं, अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी देखते हैं एंड लेटर वैदिक एज की पॉलिटी देखते हैं। देखो हमने सोसाइटी के अंदर क्या देखा था, सबसे पहले कुल होता था, बेसिक यूनिट, जिसको हम फैमिली भी बोल सकते हैं। उसके बाद ग्राम आता था, बहुत सारी फैमिली मिलकर ग्राम बनाती थी। उसके बाद विश होते थे एंड देन जन बनता था। जो कुल के जो हेड होते थे उसको कुल बोला जाता था। ग्राम के जो हेड होते थे उसको ग्रामीणी बोला जाता था। विश्व के जो हेड होते थे उसको विश्वपति बोला जाता था। जन हमारी लार्जेस्ट यूनिट होती थी और जन को कौन हेड करता था, किंग हेड करता था। किंग को क्या बोला जाता था, राजा। और ये जो राजा होता था वो कैसा होता था, मोनार्कियल होता था और हेरिडिटरी होता था। और इस राजा को असिस्ट करने के लिए कौन होते थे, पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे। इस टाइम राजा की कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, नो स्टैंडिंग आर्मी। तो ये किससे मदद लेता था वॉर के टाइम में, ग्रामा से मदद लेता था। इस टाइम राजा को असिस्ट करने के लिए 3 तरह की असेंबली होती थी, सभा, समिति एंड विदिता। इसमें इन असेंबलीज़ के अंदर विमेन भी अलाउड होती थी, विमेन भी पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। और ये जो असेंबली थी वो राजा से क्वेश्चन भी कर सकती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो राजा है वो कोई डिवाइन पावर नहीं थी राजा के पास, ठीक है। उससे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है डिवाइन पावर का, पुरुकुत्सा, ठीक है। ये बोलते थे कि मेरे पास सेमी डिवाइन पावर है और इनको क्या बोला जाता था, अर्धदेव। अदरवाइज जो किंग होता था उसके पास कोई भी डिवाइन पावर नहीं होती थी। राजा की जो क्वीन होती थी उसको क्या बोलते थे, चीफ क्वीन। उसको किस नाम से जाना जाता था, महिषी, ठीक है। ये हमारी अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी थी। अब हम लेटर वेद की तरफ चलते हैं। लेटर वेद के अंदर क्या हो गया था, पहली बार राष्ट्र की टर्म आई थी। अभी तक कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ना ही कोई किंग की आर्मी है। पहले भी हम देख चुके हैं कि किंग के पास आर्मी नहीं थी, ठीक है, इस टाइम। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो जन थे वो एक टेरिटरीज में रहने लगे, तो उनको क्या बोला गया, जनपद। जहाँ पर वो जहाँ पर ट्राइब्स रहती हों तो उस एरिया को जनपद बोला गया। नए नए ऑफिशियल्स आ गए थे, नए नए ऑफिशियल्स आ गए थे, जैसे ट्रेजरी ऑफिशियल्स आ गए थे, टैक्स कलेक्टर्स आ गए थे, रॉयल मैसेंजर्स आ गए थे, सेनानी तो ऑलरेडी थे, पुरोहित्स थे, ग्रामीणीज थे, ठीक है। और जो किंग होता था उनके अलग अलग नाम थे जगह के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं एक मिनट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में राजा को विराट बोला जाता था, साउथ में भोजा बोला जाता था, ईस्ट में सम्राट बोला जाता था और वेस्ट में सवराट बोला जाता था, सवराट, ओके। तो ये यहाँ की पॉलिटी थी। अब हम रिलीजन देखते हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी का जो रिलीजन था वो बहुत ही सिंपल था। इस वक्त कोई भी टेम्पल नहीं था, इस वक्त ना ही हम आइडल वर्शिप करते थे। तो यहाँ पर वर्शिप कहाँ की जाती थी, वर्शिप इन ओपन स्पेस। वर्शिप किस चीज़ की होती थी, नेचर के एलिमेंट की वर्शिप होती थी। यहाँ पर एनिमल का सेक्रीफाइस किया जाता था, एक्सेप्ट काऊ। काऊ का सेक्रीफाइस नहीं किया जाता था। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स होते थे। इंपॉर्टेंट गॉड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, इंद्र। इंद्र को और किस नाम से जाना जाता था, पुरंदर। पुरंदर को क्या बोलते हैं, फोर्ट ब्रेकर। जब भी वॉर होता था तो ये बोला जाता था कि जो पनीज होते थे इनके पास क्या होते थे, बहुत ही बड़े बड़े फोर्ट्स होते थे। तो अगर आर्यंस को इनके साथ वॉर करनी है, इनको हराना है, हर वॉर से पहले इंद्र की पूजा करते थे, पुरंदर की पूजा करते थे कि हमें इतनी पावर देना कि हम इनके फोर्ट्स को गिरा सकें, ठीक है। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट होते थे। उसके बाद अग्नि, फायर गॉड, वरुण, वाटर गॉड, सोमा, गॉड ऑफ प्लांट। और इसका मेंशन कहाँ पर किया हुआ है, ऋग्वेद के 9th मंडल में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यम। यम क्या होता था, गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ बोला जाता था। उसके बाद पुशान, गॉड ऑफ कैटल। ये कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कुछ फीमेल गॉडेस भी होती थी। फीमेल गॉडेस कौन कौन सी होती थी? अदिति गॉडेस ऑफ एटर्निटी, उषा गॉडेस ऑफ डॉन, सावित्री सोलर डेटी। सावित्री का मेंशन कहाँ पर है? गायत्री मंत्र में। और गायत्री मंत्र हमने कहाँ से लिया है? थर्ड मंडल से, ऋग्वेद के थर्ड मंडल से हमने गायत्री मंत्र को लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लेटर वैदिक एज के रिलीजन को देखते हैं। यहाँ पर सेक्रीफाइस इंक्रीज हो गया था, एनिमल सेक्रीफाइस ज़्यादा हो गया था। ठीक है, कैटल का सेक्रीफाइस ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर यज्ञ ज़्यादा करवाने लगे थे। यहाँ पर नए नए गॉड्स आने लगे थे। ठीक है, कौन से गॉड्स? जैसे प्रजापति, विष्णु, रुद्र। प्रजापति को क्या बोला गया? गॉड ऑफ क्रिएटर, और ये सुप्रीम माने गए। ठीक है, इन तीनों में से सबसे सुप्रीम प्रजापति बोले गए। उसके बाद विष्णु को गॉड ऑफ प्रोटेक्टर बोला गया। उसके बाद रुद्रा को गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर बोला गया। लेटर स्टेजेस के अंदर आइडोलेट्री आ गई थी। इस टाइम पर क्या हो गए थे? जो रिचुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। जो किंग्स था वो रिचुअल्स कर करके ही परेशान हो जाता था, इतने ज़्यादा रिचुअल्स होने लग गए थे। और साथ साथ जो हम प्रेयर्स करते थे, नॉर्मल प्रेयर्स, उनकी इम्पोर्टेंस डिक्लाइन करने लग गई थी। तो ये हमारा रिलीजन था। अच्छा, एक चीज़ रह गई, पॉलिटी के अंदर लेटर वैदिक एज में क्या था? जो असेंबलीज थी, असेंबलीज में जो विधाता था उसको डिसबैंड कर दिया था हमने। ठीक है, इस वक्त सिर्फ सभा एंड समिति होती थी, और इसमें जो विमेन का पार्टिसिपेशन था वो भी डिक्लाइन हो गया था। ओके, अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हमने गोत्रा कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से लिया है। जो सभा एंड समिति है, सभा एंड समिति, वो कहाँ से लिया हमने? वो अथर्ववेद से लिया है। और ये जो 4 आश्रम्स थे ये हमने कहाँ से लिए हैं? जबला उपनिषद से। उसके बाद सत्यमेव जयते हमने मंडाका उपनिषद से लिए हैं। ठीक है, त्रिमूर्ति हमने कहाँ से लिया है? मैत्री उपनिषद से। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये 10th मंडल में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक हमारे पास ऐत्रेय ब्राह्मण है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है जो क्षत्रियाज हैं वो ब्राह्मण से ऊपर आते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, ये पूछ ली जाती है। और ये वेदास, एपिक्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। गोरी या गवाला किसके लिए यूज़ होता था? बफेलो के लिए यूज़ होता था। ठीक है, गवयुति किसके लिए यूज़ किया जाता था? डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता था। वाप किसके लिए यूज़ किया जाता था? शोइंग के लिए यूज़ किया जाता था। गन किस लिए यूज़ किया जाता था? लीनियज के लिए। श्रीनी किसको बोलते थे? सिक्कल। उर्वरा किसको बोलते थे? फर्टाइल लैंड को। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, याद होनी चाहिए। उसके अलावा होता था जीत, विनर ऑफ काउ। ग्रीता किसको बोला जाता था? बटर को बोला जाता था। सो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेदास देखेंगे, एपिक्स देखेंगे, अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।